तो कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे अब प्लेन एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्मली आपको बताया भी गया था। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है प्लेन का? वह होते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है r जो है किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस प्लेन के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो r हमेशा x i y j और z k में लिखा जाता है। तो आप भी लिख लीजिए। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो सोल्यूशन r के प्लेस पर रख दीजिए x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो या वेक्टर फॉर्म दे दिया है i प्लस जे माइनस के। डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, कितना आएगा x i डॉट i 1 एंड y इंटू 1 इज y माइनस जेड माइनस 1, दैट मीन्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2। हो गया कार्टेशियन फॉर्म। चाहे तो आप -2 को ट्रांसफर कर लीजिए। सिमिलरली इसको डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन? अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो डायरेक्ट r की वैल्यू x i y z z के लिख दीजिए। तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना? 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। हो गया ना, इज इक्वल टू 1। ये देखिए डायरेक्ट लिख देंगे। r की जगह बस हटा दीजिए, r हटा दीजिए, i हटा दीजिए, उसकी जगह x y z लगा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें थर्ड पार्ट भी दिया है। c इज इक्वल टू क्या दिया? वेक्टर r डॉट s माइनस 2t i प्लस 3 माइनस टी जे और प्लस 2s प्लस टी, यही ना लिखा है, 2s प्लस टी के इज इक्वल टू 15 दिया है। तो आप r के प्लेस पर अगर x i y z के रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएंगे x s माइनस 2t प्लस y 3 माइनस टी, और ये आपका हो जाएगा z के साथ हो जाएंगे 2s प्लस टी इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन उस केसेस में जब आप r की वैल्यू x i y z के रखिए, दिस इंटू दिस का डॉट प्रोडक्ट ही मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म में आ गया है ना इजी क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज ही बहुत इजी वैसे भी है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ए पार्ट लिखा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 4 को सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप इसको इम्पॉर्टेंट दे दीजिए, क्योंकि किसी एक पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, परपेंडिकुलर लाइन या कोई प्लेन किसी एक लाइन जो किसी पॉइंट से पास होती है और किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ऐसे केसेस में जहाँ पर वो परपेंडिकुलर होगी वो अपना फुट बनाएगी, उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी तो बोलेंगे। तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, इसलिए क्वेश्चन आता भी है ज़्यादातर। क्या है पहले वो देखिए। मान लेते हैं एक प्लेन है, हमने एक प्लेन ले लिया। अब इस प्लेन के लिए कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए उस पॉइंट का जो पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है और इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जहां ये परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है ना, जहां ये परपेंडिकुलर हो रहा है इसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। मान लीजिए ओरिजिन है तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दीजिए, हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है, ये जहां पर परपेंडिकुलर हो रहा है। इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब प्लेन अगर यह है तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे ही चलेगी। भाई ऐसे ही चलते किसी प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? हम अगर इक्वेशन लिखते हैं वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू d, तो ये n क्या होता है? उस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो बताता है। मतलब ये जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर जो होता है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं कि ये n जो है उस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हो जा रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो ये n कैसे होता है? इसी की ऐसे ही तो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर प्लेन का इक्वेशन दिया है ये, तो इसमें 2, 3 एंड 4 उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो हम ये जरूर कह सकते हैं वेक्टर n उस समय क्या होगा? वेक्टर n होगा 2i प्लस 3j
ऑफ 4k, तभी यह प्लेन का इक्वेशन ये बना होगा। याद रखिएगा, मैंने कहा कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, उस प्लेन आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, जो कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बन रही है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल है कि नहीं? किसके पैरेलल होगा? उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल होगा। भाई देखिए, अब यहाँ से ले लीजिए, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये बनानी है ही ना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो ये आप मान लीजिए कि एक लाइन है जो कि इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है। तो प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो प्लेन का इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यही तो होगा जो कि n होगा। जब ये किसी पॉइंट P से मिलते थे तो r डॉट n इज इक्वल टू डी बना करता था, यही ना होता था। तो आप याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन हम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा? OP ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन OP मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड पैरेलल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन OP मान लेते हैं, ये किससे पास हो रहा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0 0 एंड पैरेलल किसके होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन हो गया। तो मैं लिखा पैरेलल टू वेक्टर n हो गया, पैरेलल टू n हो गया। फार्मूला देख लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन का 1 पॉइंट से पास होने वाले का फार्मूला यह होता है, देख लीजिए पहले, z माइनस z1 अपॉन सी। अगर ये 0 0 से पास हो रहा है, 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। और जब किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है, दूसरे लाइन के पैरेलल होता है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है तो वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के लिए भी हो जाएगा। और वो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? 2, 3 एंड 4 होगा। ये होगा 2, 3 एंड 4 होगा, बिकॉज इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। सबसे पहले तो यही काम कर लीजिए कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, ये चीजें आप जान लीजिए। तो देखिए 2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन हो गया, प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा गया है, और ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, तो आपने ये लिख दी। अब आप यहां से इज इक्वल टू लेमडा मान लीजिए, तो x की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 2 लेमडा, y इज इक्वल टू 3 लेमडा और z इज इक्वल टू मिल गया 4 लेमडा। और ये जो पॉइंट O है यहां से चलते हुए यहां पर आ रही है, जो P पर आ रही है, तो P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, XYZ लाइन है ना। तो हम इसको मान लेते हैं XYZ जो है उस लाइन के ऊपर का कोऑर्डिनेट है, उस लाइन का कोऑर्डिनेट है। तो लिख सकते हैं विच इज कौन सा भी चीज? x इज इक्वल टू 2 लेमडा, y इज इक्वल टू 3 लेमडा, z इज इक्वल टू 4 लेमडा, विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। भाई देख लीजिए क्या है, ये लाइन के ही ऊपर तो कोऑर्डिनेट है, तो हम मान लेते हैं पॉइंट P है। पॉइंट P भी तो मान सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का कोऑर्डिनेट कौन सा है? XYZ की वैल्यू जो आई वही आया, तो इसका मतलब पॉइंट P है। और पॉइंट P क्या है, कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट P लाई ऑन प्लेन है, क्योंकि यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही तो उसका पैर पड़ रहा है। तो इसका मतलब अब लिख सकते हैं सिंस P लाई ऑन प्लेन, सिंस पॉइंट, लिख लीजिए पॉइंट P लाई ऑन प्लेन। जब पॉइंट P प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया है उस प्लेन में पुट कर दे, तो क्या हो सकता है? देन 2x के प्लेस पर 2 लेमडा पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा? x 2 इंटू लेमडा हो गया, और प्लस 3 y के प्लेस पर 3 लेमडा पुट कर दीजिए, तो यह आ गया 3 लेमडा, और 4 है z की जगह 4 लेमडा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 25 प्लस 4 29 लेमडा इज इक्वल टू 12, सो लेमडा इज इक्वल टू 12 अपॉन 29। 12/29 आ गया, लेकिन हमें लेमडा नहीं निकालना, हमें तो पूछा है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट P निकालना, पॉइंट P कितना आएगा? पॉइंट P कौन सा है? यही तो पॉइंट P है। सो यहां लिख दीजिए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये पूरा लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर x इज इक्वल टू 2 लेमडा, सो 2 इंटू 12 अपॉन 29 इज इक्वल टू 24 अपॉन 29,
y इज इक्वल टू 3 लेमडा 3 इंटू 12/29 विच इज इक्वल टू 36/29 और z इज इक्वल टू 4 लेमडा विच इज इक्वल टू 48 अपॉन, है ना, ये ना आएगा 12 4 जा 48/29। समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा में तरीके से कर दिया, कोई शॉर्टकट में भी किया, लेकिन इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि ये हमेशा आता है, तो शॉर्टकट में नहीं, इस तरह से आप याद कर लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट भी आएगा तो कर सकते हैं। कभी कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ देता है, कभी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ देता है, तो जो लाइन का इक्वेशन निकालना होगा ABC की वैल्यू आपको दी गई है और नहीं देगा तो आपको उस कंडीशन पर भी निकालना पड़ता, तो ये 2-3 बार भी यूज करने के लिए मिलेगा आपको, इसलिए मैंने इस तरीके से बता दिया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन बता देता हूं इस पर, जैसे ये तो मैंने ए पार्ट बताया, ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। थोड़ा सा मैंने बड़े तरीके से बता रहा हूं कि ये मुझे आगे के लिए बताना है, इसीलिए इसको इस तरह से लेकर चल रहा हूं। यह आ गया 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को अगर आप x प्लस बी वाई प्लस सी जेड के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख दीजिए 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और डायरेक्शन रेशियो प्लेन का कितना हो गया भाई, तब बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन का कितना हो गया, इसको देखकर बताइए क्या हो जाएगा, 0.i हो जाएगा, ही ना होगा भाई, i x नहीं है तो 0 हो गया, बाकी क्या होगा 3j हो गया और प्लस क्या हो गया 4k हो गया, है ना, जेड का कोफिशिएंट 4k हो गया। अब ये वेक्टर एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इसके पैरेलल चल रही है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फार्मूला यहीं लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, ओरिजिन से पास कराकर देखिए x माइनस x1 की वैल्यू 0, y माइनस 0, z माइनस 0 और x1 y1 z1 कितना होगा 0 3 4, 0 3 4 इज इक्वल टू लेमडा। x की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ नहीं, 0 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 लेमडा, z इज इक्वल टू कितना आ गया 4 लेमडा। x y z विच इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो गया और सिंस P लाई ऑन द प्लेन हो गया तो हम प्लेन में इन वैल्यू को पुट कर लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम x y z की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस प्लेन में, तो प्लेन का इक्वेशन क्या है 3 y इज इक्वल टू 3 लेमडा, x तो है नहीं तो y इज इक्वल टू 3 लेमडा और प्लस 4z है, 4z की वैल्यू कितनी है, z इज इक्वल टू 4 लेमडा है, तो इसको लिख दीजिए 4 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा 9 प्लस 16 25, सो लेमडा इज इक्वल टू 6/25, यही ना होगा, लेमडा इज इक्वल टू 6/25 होगा। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा और मुझे कुछ नहीं लिखना, मैं रफ करता चलूंगा बस। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3 लेमडा, तो 3 इंटू 6/25 इज इक्वल टू 18/25, z इज इक्वल टू 4 लेमडा, सो 4 इंटू 6/25, 6/25 इज इक्वल टू 24/25। तो 0, 18/25, 24/25 विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। ऐसे कोई और क्वेश्चन देखना चाहे वो भी बता देता हूं, जैसे डी पार्ट को आप देख लीजिए, सी पार्ट को आप सेल्फ कर लीजिएगा, ठीक है ना। डी पार्ट में और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको देखा जाए प्लेन की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखें तो न तो यहाँ पर x देखिए नहीं है, y है, z नहीं है, -8 है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी -5y प्लस 0z इज इक्वल टू 8। इक्वेशन ऑफ प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा 0.i माइनस 5j प्लस 0.k। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि पासिंग हो रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला, ये लाइन का फॉर्मूला लिख दीजिए और उसके बाद पासिंग और डायरेक्शन रेशियो कितना होगा 0 - 5 0, 0 - 5 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 लेमडा और z की वैल्यू 0 आ जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट P का और P पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, इसलिए x y z की वैल्यू मैंने इस प्लेन में पुट कर दिया। x y z की वैल्यू इस प्लेन में पुट कर दीजिए तो क्या होगा 5, y की वैल्यू -20 -5 है तो -5
प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो लेमडा इज इक्वल टू -8 अपॉन -25, सो आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 25 लेमडा की वैल्यू के लिए आ जाएगा ना। और कोऑर्डिनेट आपको परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक्स वाई जेड की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक्स वाई जेड की जगह एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5 लेमडा, सो -5 इंटू 8 अपॉन 25 कैंसिल कर लीजिएगा, -8 अपॉन 5 आ जाएगा और z इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। है ना इजी? देखिए मेरे हिसाब से तो इजी है और कुछ भी नहीं है, बस याद रखिएगा कोई एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, हमें जहाँ से वो पास होते हुए चल रही है, जब वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है, जहाँ पर उसका पैर पड़ता है उसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जहाँ पैर पड़ रहा है फुट प्लेन के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती तो एक प्लेन का काम करेगी ना, तो धरती पर जहाँ उसका पैर पड़ता है, अर्थ पर जहाँ उसका पैर पड़ रहा है, वो जहाँ पैर पड़ रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपको बतानी है, ठीक है ना। कभी कभी डिस्टेंस पूछ देता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ देता है, तो डिस्टेंस भी निकालेंगे, 0 -8 अपॉन 5, 0 यहाँ रख दीजिए, इनके बिटवीन का डिस्टेंस निकाल लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में इमेज पूछता है, आप RS अग्रवाल देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आपके मिलते हैं, पहले आते भी थे, अभी तो NCERT में नहीं दिया इमेज का। कभी कभी पूछता है कि जब इस पॉइंट को एक मिरर में, प्लेन रूपी एक मिरर है जो कि प्लेन का शेप है, तो उस प्लेन में अगर देख रहे हैं तो इसका, इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बताइए। तो इमेज के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये मिड पॉइंट हो जाता है, तो हम लिखेंगे दिस वन प्लस दिस वन, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट ये हो गया था। ये मिड पॉइंट होता है, पता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों बराबर डिस्टेंस बनती है, तो x इज इक्वल टू x1, और जो इमेज पूछेगा उसको मान लीजिएगा x2 y2 z2, क्वेश्चन करा देंगे बोर्ड जब प्रिपरेशन कराएंगे तो उसमें x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट जो अभी p निकाले हैं, जैसे इज इक्वल टू 0, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y की वैल्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू, z1 प्लस z2 अपॉन 2, फार्मूला यहाँ पर इमेज के केसेस में फार्मूला जो लगाएंगे क्या लग जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2, और x1 y1 z1 ये x2 y2 है z2 है, इसकी वैल्यू निकालना होगा, ये दिया है और ये आप चीजें यहाँ तक फाइंड कर लेंगे। तो ये x y z की जगह वैल्यू पढ़कर x2 y2 z2 की वैल्यू निकाले तो इमेज निकल जाता है, डिस्टेंस, इमेज, और मैंने यहाँ पर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। 3 क्वेश्चन एक ही में हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। कंडीशन और भी चेंज होकर आती है, उसको भी बताएंगे आपको। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेकर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यहां पर आप जो देख रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, और मैंने इसको इंपॉर्टेंट बताया था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जबकि प्लेन कंडीशन नंबर 1 दिया है, व्हेन द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन मान लेते हैं वो वेक्टर n है, i प्लस j माइनस k है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वेक्टर फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखा जाए, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या बताया था, वेक्टर r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, ये बताया गया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r ए पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में, ये जो पॉइंट दिया उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, कितना लिखेंगे, i प्लस 0 j है, हटा देते हैं, ओनली लिख देते हैं i माइनस 2k, ठीक है ना, और डॉट n इज इक्वल टू लिख दीजिए कितना, i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0। ओके, कंप्लीट, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, यही तो होता था r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। और अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इसी को चेंज कर लीजिए, नहीं तो ax माइनस x1 प्लस y by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इज इक्वल टू d होता था। तो आप अगर मान लीजिए r की वैल्यू यहाँ लिखते हैं xi yj zk में से डिफरेंस कर लीजिए i माइनस 2k का, और जितना आया उसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए किसके साथ, i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0 के साथ। तो x i माइनस i, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 i, y j नहीं है तो ओनली आप लिख दीजिए ओनली y j, z के माइनस 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको लिख दीजिएगा z प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे किसके साथ,
आई प्लस जे माइनस के के साथ, ठीक है ना। तो आई डॉट आई कितना होगा 1 हो जाएगा, जे का जे के साथ कर लीजिए y मिल जाएगा, z प्लस 2 का माइनस के साथ कर लीजिए तो माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन ईजी है, मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी। अब क्वेश्चन नंबर बी को आप ट्राई कर लीजिएगा, सेल्फ टू सेल्फ ऐसे ही करना, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लेकर, सेल्फ इसका बी पार्ट आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत इजी एक्सरसाइज चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। क्या पूछा है भाई? पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, एक बता देता हूं, दूसरा ट्राई कर लीजिएगा। पॉइंट क्या है 1 1 माइनस 1 है, नेक्स्ट है नेक्स्ट 6 4 माइनस 5 है, और नेक्स्ट उसके बाद माइनस 4 माइनस 2 एंड 3 है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अगर आप लंबे नहीं करना चाहते तो सिंपल आप मान कर चलिए कि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। तो ऐसे केसेस में इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए है। आपको कैसे पता है कि कोलिनियर है नॉन कोलिनियर? कुछ लिखा तो है नहीं, तो आप इसको मान कर चले कि नॉन कोलिनियर है। भाई मान कर चलना पड़ेगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2, इससे निकल जाएगा। नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 से। एक बार इससे पास करा दीजिए, एक बार इससे एक्स वाई जेड की जगह रख दीजिए, एक बार इसको रख दीजिए, और 3 रखने के बाद 3 इक्वेशन मिलेगा ए बी सी डी में। उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, उनसे ए बी सी डी की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर फाइंड करिए और यहाँ पुट कर दीजिए। लंबा प्रोसेस जाता है, इसलिए मैंने कहा कि इससे आप फाइंड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये आप मान लीजिए x3 y3 और z3 है। इसी फार्मूले को लगा दीजिए, मिल जाएगा आपको इक्वेशन। x माइनस x1 इज इक्वल टू 1, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1, z माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस 1, और x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। z2 माइनस z1 माइनस 5 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 मिलेगा, ठीक है ना। x3 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 2 में से माइनस 1 कीजिए कितना आएगा माइनस 3, और 3 में से माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे, जो निकलेगा वो प्लेन का इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाए कितना x माइनस 1 ले लीजिए तो कितना आएगा, ये कॉलम और ये रो क्लोज कर दीजिए, 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस यहाँ कितना आएगा 12 आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा y माइनस 1, ये क्लोज कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 40, 5 4 जा 20 और माइनस 20 लग रहा है, कोई प्लेन ही नहीं पास होगा इस प्लेन से, इस तीनों पॉइंट से देयर इज नो प्लेन बिकॉज ये कोलिनियर हो जाएंगे। देखिए ये आ जाए कितना 5 3 जा 15 माइनस 15 एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारे कैंसिल हो गया है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे भाई, क्या मतलब मिला इससे? इसका मतलब हो गया कि देयर इज नो प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट बिकॉज ये कोलिनियर पॉइंट है। इसका मतलब नो प्लेन आप लिख देंगे, यहां से कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा बिकॉज दीज आर कोलिनियर पॉइंट है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट है, और कोलिनियर पॉइंट होगा तो प्लेन का इक्वेशन नहीं मिलेगा, कोलिनियर पॉइंट है।
कोलिनियर पॉइंट हो गया, तो इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं मिलेगा क्योंकि 2 पॉइंट से तो निकल जाता, एक पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट से पास करने वाला निकालना है तो उसमें बोल देंगे दिस आर कोलिनियर पॉइंट, इसका मतलब इससे कोई प्लेन का इक्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही में दूसरे को सॉल्व कीजिएगा, जिसमें आ जाएगा 0 = 0 बोल दीजिएगा, कोई इक्वेशन नहीं है, और नहीं तो इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए इसके साथ आप बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली प्लेन पास हो सकता है, उसका इक्वेशन जनरली आप नहीं बता सकते। ऐसे ही 6 का बी पार्ट कर लीजिएगा। बी पार्ट में x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू फाइंड करिएगा। इक्वेशन अगर प्लेन का इक्वेशन अगर नॉन कोलिनियर होगा तो मिलेगा, और कोलिनियर होगा तो वो 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, तरीके अप्लाई कीजिए। बेसिक आप भी पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर अभी करीब आप मान कर चलिए कि 9 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें 9, 10, 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y - z = 5। आपसे इंटरसेप्ट पूछा है जो कि इस प्लेन के द्वारा कट किया गया होगा। अब वो इंटरसेप्ट क्या होगा भाई? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? x/a + y/b + z/c = 1। तो आप भी बना दीजिए इस फॉर्म में। अगर इस प्लेन के इक्वेशन को लिख देते हैं तो जो a b c की वैल्यू होगी वह इंटरसेप्ट बताती है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ 5 है, तो आप सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 2x/5 y/5 - z/5 = 5/5, या इसको लिख सकते हैं x/5/2 + y/5 + z/-5 = 1। यहाँ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इंटरसेप्टेड पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट? a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट 5 हो गया, और c की वैल्यू -5 हो गया, z इंटरसेप्ट हो गया, यही इंटरसेप्ट आ गया। हो गया ना? इससे कंपेयर कर लीजिएगा जो a b c की वैल्यू आएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस दे दिया है। देखिए आपके पास हो गया x, यहां हो गया x, y एंड z। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ZOX एक्सिस है। यहां पर तो अगर आपके y देखिए लिखा है कि प्लेन का इक्वेशन बताइए। अगर जनरली अगर आप प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं x/a + y/b + z/c = 1, तो वह प्लेन का इक्वेशन जो कि पैरेलल होगा ZOX प्लेन के पैरेलल चल रहा है। अब ZOX ये देखिए आपका हो गया, ZOX का जो प्लेन बनेगा वो इस तरह का प्लेन बन रहा है। एक प्लेन जो कि इस प्लेन के पैरेलल चल रहा है और वह इंटरसेप्टेड बना रहा है। y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है, मान लीजिए ये इंटरसेप्ट इस तरह से कुछ हमने रफली बना लिए, वो इंटरसेप्ट दे दिया है 3 ऑन द y एक्सिस होगा। तो इस केसेस में जब ZOX के पैरेलल चल रहा है तो हमारे हिसाब से जो इक्वेशन बननी चाहिए y/3 = 1 बन जाए। y/3 = 1, y/3 = 1 बिकॉज ZOX एक्सिस के पैरेलल चला तो उसमें x और z एक्सिस आपके x और z एक्सिस आपके नेग्लेक्टेड मानकर ओनली आप ले लीजिए जो कि y एक्सिस पर जो डिस्टेंसेस ट्वेल्व कर रहा है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन y - 3 = 0 आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में यही कंडीशन बनेगी। अगर कोई प्लेन अगर आपके ZOX एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो उसमें a और b की वैल्यू क्योंकि पता ही नहीं पैरेलल है, तो इसका मतलब ओनली y एक्सिस पर जो डिस्टेंसेस ट्वेल्व की जाएगी उसी को आप ले लीजिएगा। तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्टेड फॉर्म में, और ये आपका आंसर हुआ। एक बार आप इसको जरा नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन को बता देते हैं फिर।